तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। इससे पहले आपने देखा है कि इससे पहले हमने इस चैप्टर के बहुत सारे लेक्चर्स ले चुके हैं पहले ही। और हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था बच्चों, अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एराइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड से लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। एराइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड से लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, और इसके बच्चों हमने 4 रीजंस किए थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं आपके यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स में उसकी प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लीज वहां से गो थ्रू। ठीक है बच्चों, तो ये अब लास्ट के एक या दो लेक्चर्स बचे हैं इस चैप्टर के। चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री कराऊँ या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊँ। ठीक है, पहले इसके 2 लेक्चर्स बचे हैं, हार्डली 1 या 2 लेक्चर्स बचे हैं। इसको रिवाइज करना चालू करना बच्चों, क्योंकि मैं आपका ही यूट्यूब पे ही टेस्ट लेके आऊंगा। वो टेस्ट एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा और आपको टेस्ट प्रॉपरली अटेंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब लेट्स सी कि हम कैसे उस टेस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे और आप लोग कैसे उसमें परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखते हैं क्या, हेलो एरीन्स की एसएन रिएक्शंस। तो देखो, हमने बोला था कि एसएन रिएक्शंस कराने में हेलो एरीन्स सक्षम नहीं है, इतने अच्छे नहीं है। उसके हमने 4 रीजंस देखे थे। हेलो एल्केन्स के तुलना में, हेलो एल्केन्स के कंपैरिजन में हेलो एरीन्स थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं, और 4 रीजंस हमने देखे थे विच जस्टिफाइज दैट हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स एसएन रिएक्शंस। ये हमने बच्चों पहले ही देख लिया था। अब हम देखते हैं उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ करके एक कंसिडरेबल प्रेशर या टेम्परेचर लगा के हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं, बट हार्डली 1 या 2 रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ज़्यादा हमारे कोर्स में है भी नहीं। ठीक है, फिर हम दूसरे टाइप के मैकेनिज्म पे फॉलो करेंगे। ठीक है, उसको फॉलो करेंगे। तो एसएन रिएक्शन हेलो एरीन में सिर्फ एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन का नाम है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, ठीक है, डाउस प्रोसेस। अब डाउस प्रोसेस क्या है बच्चों, ध्यान रखना, बोर्ड पे देखना। आप क्या कर रहे हो, कोई भी हेलो एरीन ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने लिया Cl और उसकी रिएक्शन कराई बच्चों आपने किससे, एक्वस NaOH से। इसकी कंसंट्रेशन 6 to 8% है। इसकी कंसंट्रेशन 6 to 8% है। टेम्परेचर देना है आपको बच्चों कितना, 623 केल्विन का। प्रेशर लगाना है 300 ATM का। ऐसी कंडीशंस आप दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना क्या बनेगा। देखो होगा क्या, देखो सीधी सी बात समझने की कोशिश करो। NaOH टूटेगा Na+ और OH- में। NaOH टूटेगा Na+ और OH- में। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सेम यहाँ पे Cl यहाँ से निकलेगा, नेगेटिव है क्योंकि, और इस नेगेटिव को कौन काउंटर बैलेंस करेगा, OH-। तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे लग जाएगा OH। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, फिनॉल की फॉर्मेशन। तो इंपॉर्टेंट बात बच्चों ध्यान रखना कि अगर हमें फिनॉल फॉर्म करना है तो हमें डाउस प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा। वैसे ये कमर्शियली वायबल प्रोसेस नहीं है, बट डाउस प्रोसेस क्या कहता है, लैब में आप इसको आसानी से परफॉर्म करा सकते हो। आपको क्लोरोबेंजीन लेना है, NaOH लेनी है जिसकी ये एक्वस NaOH है, मतलब कंसंट्रेशन 6 to 8% में काम चल जाएगा। टेम्परेचर 623 केल्विन का चाहिए और प्रेशर आपको 300 ATM का लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ये OH न्यूक्लियोफाइल Cl न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा बच्चों, रिप्लेस कर देगा और फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजीन पे OH क्या होता है बच्चों, फिनॉल होता है। यहां तक मेरी बात क्लियर आप लोगों को। चलो, अब ये तो एक ही रिएक्शन है। अब इसी में हम थोड़े से मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हम इस टेम्परेचर इस प्रेशर वाली कंडीशन को थोड़ा सा और कम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग या बाय एडिंग या बाय सब्सटीट्यूटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करके इसकी पूरी की पूरी केस टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया बच्चों, ये आपने लिख ही लिया होगा, नोट्स तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही दे दिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, आपने क्या कर दिया, इसमें नाइट्रोजन ग्रुप ऐड कर दिया ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। आपने पैरा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप ऐड कर दिया। अब नाइट्रोजन ग्रुप क्या होता है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। नाइट्रोजन ग्रुप क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है। तो NO2 ग्रुप क्या करेगा बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। उस बेंजीन रिंग उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने चक्कर में क्या करेगा,
क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मेरे को बताओ क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में कौन पहले इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या पहले कहां से क्लोरीन निकलेगा? इस वाले से, पैरा वाली पोजीशन से। क्यों? इससे क्यों क्लोरीन निकलेगा? क्योंकि नाइट्रोजन ने इस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी, और बेंजीन अपनी भूख को शांत करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन की भूख को शांत करने के लिए क्या करेगा? इस क्लोरीन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको कि पैरा पोजीशन पे NO2 को लगाने से क्या हुआ? NO2 ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई, और इस वजह से क्लोरीन से बेंजीन रिंग ने इलेक्ट्रॉन खींचे, और इसी वजह से क्या हो बच्चों, जो क्लोरीन है आपका वो आसानी से निकल जाएगा। तो अगर हमने ये वाला पूरा स्ट्रक्चर लिया तो इसके अब मैं कंडीशन बता देता हूं आपको। इसमें आपको सिर्फ कितना टेम्परेचर लगेगा? अगर इसकी रिएक्शन भी आप एक्वस NaOH से कराओगे तो सिर्फ आपका 443 केल्विन पे ही काम हो जाएगा। 443 केल्विन पे काम हो जाएगा। पिछली वाली रिएक्शन में याद करो 623 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए था, यहाँ 443 केल्विन का ही काम हो जाएगा। और होगा क्या, वो आप जानते हो क्या होगा? Cl की जगह कौन लग जाएगा बच्चों? Cl की जगह लग जाएगा OH, बाकी तो सब सेम होगा ही। यहां तक मेरी बात क्लियर है? अब आपको दूसरी कंडीशन क्या देखना है? दूसरी कंडीशन में आपको बताऊं, जब आप क्या कर दो, यहां पे NO2 लगा दो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दो। जब दो जगह NO2 लगा दो तो टेम्परेचर कितना चाहिए होगा? अब तो बेटा टेम्परेचर और कम हो गया। अब तो कितने टेम्परेचर पे हो जाएगी? अब तो बच्चों टेम्परेचर 368 केल्विन पे ही काम हो जाएगा। अब तो टेम्परेचर 368 केल्विन पे ही काम हो जाएगा। और होगा क्या, ध्यान से देखो, ये रहा आपकी बेंजीन रिंग, ये रहा आपका OH, ये रहा NO2 और ये रहा NO2। रीजन क्या है? अब दो NO2 ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन खींचे रिंग से, बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई। कितनी ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई? बहुत ज्यादा। तो दो की वजह से बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हुआ बच्चों कि इस रिंग को अब फटाफट क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी डेफिशिएंसी को मतलब एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, और क्लोरीन इसी वजह से बहुत ही फटाफट निकलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो यहां तक क्लियर है। अब तीसरी बात समझने की कोशिश करना बच्चों। तीसरी बात, अब मैंने क्या कर दिया, तीसरे वाले ऑर्थो पे भी, जो ये ऑर्थो पोजीशन है, इस पे भी मैं क्या कर रहा हूँ? NO2 लगा रहा हूँ। इस पे मैं NO2 लगा रहा हूँ। देखो टेम्परेचर देखो, पहले वाले में कितना था? 623, जब एक भी NO2 नहीं था। जब एक Na2 आया तो कितना हो गया बच्चों? 443। फिर एक और NO2 आया तो बच्चों कितना हो गया? एक बार मैं लिख के बताता हूँ आपको, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। यहां देखते हैं हम फटाफट। जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं था, जब नो सब्स्टिट्यूएंट, तो तब क्या था बताओ? नो सब्स्टिट्यूएंट था तो कहां पे था? टेम्परेचर कितना था? 623। जब वन सब्स्टिट्यूएंट आया, पैरा पोजीशन पे आया, तो बच्चों कितना हुआ? बच्चों कितना हुआ? 443। जब ऑर्थो एंड पैरा पे आया तो कितना हो गया बच्चों? 368। अब हम देखो दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे देखते हैं क्या होता है। दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे देखते हैं। अब तो देखो तीनों तरफ से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तीनों तरफ से खींच रहा है। अब तो देखो 368 तक तो पहुंच ही चुका है। अब तो आपको कुछ नहीं करना, देखो समझने की कोशिश करना, क्योंकि 3 NO2 ने इतने इलेक्ट्रॉन खींचे कि अब तो वो बोल रहा है बेटा क्लोरीन हमें टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं, हम तो फटाफट वैसे ही खींच लेंगे। तो हुआ क्या, अब अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे, वही एक्वस NaOH 6 to 8 डिग्री 6 to 8%, तो आपको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, बस गर्म पानी का छिड़काव करना है। जैसे डोसा बनाने के लिए तवे पे गर्म पानी का छिड़काव करते हैं, गर्म का नहीं करते वैसे, बट जैसे पानी का छिड़काव करते हैं वैसे इस पे गर्म पानी का छिड़काव करना है बस। जैसे आप इसमें गर्म पानी डालोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली गर्म पानी की हीट लेके क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे लग जाएगा बच्चों OH, और यहाँ पे लग जाएगा NO2 NO2 NO2। तो इसका नाम अब आप लोगों को थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको 11th में बता रखा है, इसका नाम याद करो। IUPAC नेम तो क्या होगा इसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा, याद करो, मैंने आपको बता रखा है 11th में, अगर आपको याद हो तो। इसका कॉमन नेम होगा बच्चों पिक्रिक एसिड। याद करो, पिक्रिक एसिड आपको याद करवाया था। जिनको याद नहीं है अच्छी बात है, जिनको याद अच्छी बात है, और जिन्होंने पहली बार पढ़ा है वो याद कर लें। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या होता है बच्चों, वो होता है पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, वार्म वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो आप टेम्परेचर में डिफरेंस देख रहे हो, टेम्परेचर में डिफरेंस देख रहे हो कि सब्स्टिट्यूएंट लगने की वजह से टेम्परेचर कितना कम चाहिए होगा।
देखो टेम्परेचर भी वही काम करता है रिएक्शन को इग्नाइट कराने के। और ये क्या है, जो आपने जो ये रिएक्टेंट लिए NO2 लिए हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट लिए हैं, ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, रिएक्शन में से रिएक्शन को स्पीड अप करने की कोशिश करेगा। अब आपने अगर ये वाला बूस्टर ले लिया तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला ले लिया तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी रिएक्शन कैसी है। आप अगर NO2 ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगा दोगे, मतलब दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे, या ऑर्थो पैरा तो बच्चों पता होगा आपको, मैंने लास्ट क्लास में बता रखे हैं, प्रीवियस क्लासेस में अगर आपने हमारे पुराने सेशंस देखे हैं तो NO2 लगने की वजह से बच्चों क्या होगा, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बच्चों, और जैसे ही रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी हिसाब से हम ये आइडिया लगा पाएंगे कि क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचना रिंग के लिए आसान हो जाए, ठीक है। बस इतनी सी बच्चों एसएन रिएक्शंस थी। अब एसएन रिएक्शन से ज़्यादा हमारे कोई काम की है नहीं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। तो देखो हमने एक बात तो देख ली क्या, कि न्यूक्लियोफाइल को तो पास आने नहीं देगा। रीजन नंबर 3 याद रखो बच्चों, पॉसिबल रिपल्शन। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल तो पास आ नहीं सकता, मुश्किल है न्यूक्लियोफाइल का बेंजीन के पास आना। तो फिर कौन सी रिएक्शन फेवर करेगा बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन फेवर करेगा, कौन सी रिएक्शन फेवर करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन फेवर करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझाया था, उसका मतलब क्या था याद करो, उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होंगे, याद करो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होंगे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिन स्पीशीज के पास, या फिर जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा दो ग्रुप्स का, वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे ना कि न्यूक्लियोफाइल होंगे। बात समझ में आ रही है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर स्पीशीज होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी, ना कि इलेक्ट्रॉन रिच या फिर नेगेटिव चार्ज कैरियर स्पीशीज। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट करेगा। अब इससे फायदा क्या है, याद करो कल वाले वीडियो, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, रीजन नंबर 3 पॉसिबल रिपल्शन ऑफ बेंजीन रिंग। ये आपके पास बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रोटेट करता है, याद करो, और उस वजह से क्या होता है, इसका कैसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड वजह से क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज जो फील्ड है वो क्या होती है, बनती है। इस वजह से अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके पास आने की गुस्ताखी भी करता है तो ऊपर से भी और नीचे से क्या करता है, उसको रिपेल करता है। मतलब बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल को अपने पे अटैच कराने पे फेवर नहीं करती है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। वेयर एज अगर एक इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आने की कोशिश करेगा तो उसको हाईली एक्सेप्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज आसानी से बेंजीन रिंग पर अटैच हो सकती है। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है। सीधी सी बात समझ में आ रही है। तो हम देखेंगे कैसी कैसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। जो मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाऊंगा, अगले 3 से 4 चैप्टर्स में वही सेम रिएक्शंस आएंगी, बस सब्स्टिट्यूएंट का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हेलो एल्केन है तो हेलोजन आएगा, अल्कोहल में OH आ जाएगा, अमाइन में NH2 आ जाएगा। बाकी रिएक्शन में कुछ खास फर्क नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग वैसी की वैसी ही है। तो कृपया करके इनको ध्यान से देखना, क्योंकि यही चीजें वापस से रिपीट होने वाली है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। देखो बच्चों फटाफट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट। तो देखो हमने याद करो, हमने पिछले वाली क्लास में भी हेलो एरीन का पहले वाले में रेजोनेंस बनाया था। अब मैं पूरा रेजोनेंस वापस नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको एक बार हाइब्रिड बना के दिखा देता हूँ। आप प्लीज घर पे है ना पूरा स्ट्रक्चर्स बनाना। तो हाइब्रिड कुछ इस प्रकार से बना था, अगर आपको याद हो। ये पूरा एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना था। अब देखो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके पास नहीं आ सकता, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है और बेंजीन पे भी नेगेटिव चार्ज है। यहां तक बात क्लियर है। इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, जहां जहां उसको नेगेटिव दिखेगा। तो ये एक होगी ये ऑर्थो पोजिशन,
और ये होंगे कौन सी पोजिशन, पैरा पोजिशन। तो हेलोजन जो होगा, हेलोजन होगा वो कहाँ पे डायरेक्ट करेगा, वो आने वाले ग्रुप को कहाँ पे डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे या फिर मेटा पोजिशन पे। बच्चों याद करो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। जो ये ग्रुप है वो आने वाले ग्रुप को, वापस सुनना मैंने क्या बोला, जो ये वाला जो ग्रुप है वो आने वाले ग्रुप को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट मतलब दिशा दिखाता है। अब दिशा दिखाने का मतलब क्या हुआ कि इस आने वाले ग्रुप को कहां पे अटैच होना है। अब कहां पे अटैच होगा मेरे को बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैच होगा, जहां उसको नेगेटिव दिखेगा। नेगेटिव कौन कौन सी पोजीशन पे दिख रहा है, ये कौन सी पोजीशन होती है बच्चों, ऑर्थो पोजीशंस। ये कौन सी पोजीशन होती है बच्चों, मेटा पोजीशंस। और ये कौन सी पोजीशन होती है, पैरा पोजीशंस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सी जगह जाएगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्शंस में। तो इससे क्या पता लगा आपको कि ये जो ग्रुप है इसने इनको कहां पे डायरेक्ट किया, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहां पे हुआ, ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन पे। यहां तक मेरी बात क्लियर है बच्चों, पक्का। चलो अब हम आगे चलते हैं फटाफट। अब इससे आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहां पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे और वहां पे जुड़ जाएगा। अब हम ये रिएक्शंस को फटाफट देखते हैं, इनके एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम आगे देखेंगे, पहले हम एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब हेलोजिनेशन कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना। आपने लिया क्या बच्चों, क्लोरोबेंजीन, बोर्ड पे देखते हुए चलना। आपने लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों। इसकी रिएक्शन कराई आपने हेलोजन से, Cl2 से, इन प्रेजेंस ऑफ FeBr2 या फिर लुईस एसिड। और ये मैं आपको प्रेपरेशन में भी बता चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं, फोकस करना, ध्यान से देखना। लुईस एसिड क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। इसमें क्या जनरेट करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेगा, जो ये Cl2 है इसमें क्या बनेगा, एक बनेगा Cl पॉजिटिव और एक बनेगा Cl नेगेटिव। ये Cl2 फ्री रेडिकल के फॉर्म में नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास लुईस एसिड है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, ये हो गया Cl पॉजिटिव, ये हो गया Cl नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। अब जो पैरा पोजीशन, मान लो पैरा पोजीशन में हाइड्रोजन है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे लाई करेगा, तो पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है, आपको पता ना हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, इलेक्ट्रोफाइल ही होगा एक तरह से, क्योंकि देखो हाइड्रोजन एक छोटा स्पीशीज है, उससे तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। तो ये वाला जो पॉजिटिव है वो इस H वाले पॉजिटिव के साथ रिप्लेस होगा, तो यहां तो बन जाएगा HCl और यहां पे लग जाएगा Cl। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से देखना, समझ में आए तो बताना, नहीं आया तो मत बताना, सीधी सी बात है, चुपचाप बैठ जाना, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज नहीं कर रहे हो। ये बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये H+ है, क्यों है H+ जानते हो, क्योंकि ये एक तरह से पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। कैरियर क्यों है ये, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए बेंजीनिंग ने। सेम ये Cl2 जो है बच्चों आपके सामने, इस Cl2 में जो ये वाला जो Cl है ये पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होगा और ये वाला जो Cl है ये नेगेटिवली चार्ज कैरियर होगा। यहां तक मेरी बात क्लियर है बच्चों आपको। ये पॉजिटिवली चार्ज कैरियर Cl एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इसी हाइड्रोजन से क्यों हुआ, इनसे हाइड्रोजन से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो इन हाइड्रोजन से होगा या फिर इन हाइड्रोजन से होगा, ठीक है। हमने पहले इससे क्यों लिया, क्योंकि पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, ऐसा नहीं ऑर्थो वाला नहीं बनेगा। देखो ये बन गया बच्चों मेजर, और बताओ माइनर कौन सा बनेगा बच्चों, ऑर्थो पोजीशन में लग जाएगा जब। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अपने आंखों के कैमरे को जूम इन जूम आउट करो और देखो क्या आपको समझ में आया क्या हुआ। जिसको ये वाली जो हिसाब किताब खिचड़ी समझ में नहीं, बस वो ये बात ध्यान रखो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, क्लोरीन का अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट किसका होगा, हेलोजन का अटैचमेंट होगा, जिसका भी यहाँ पे क्लोरीन लिया तो क्लोरीन, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमीन, हेलोजन का अटैचमेंट होगा। और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, पैरा वाला जो हेलोजन अटैचमेंट होगा वो मेजर होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो वाला हेलोजन। क्लियर, क्योंकि ये स्टेबल होता है, सिमेट्रिक होता है, लेस रिपल्शन होता है, तो ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, मेजर मतलब जो ज्यादा बनता है, माइनर मतलब जो कम बनता है, सीधी सी बात। मेजर मतलब ज्यादा बनता है, माइनर मतलब कम बनता है। यहाँ तक बात क्लियर। तो हेलोजिनेशन में बच्चों क्या हुआ, हेलोजिनेशन में मेजर वाला बनेगा और माइनर वाला दोनों बनेंगे, मेजर वाला पैरा वाला बनेगा और माइनर वाला ऑर्थो वाला बनेगा, ठीक है बच्चों। हेलोजिनेशन कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं बच्चों नाइट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
अगला देखते हैं बच्चों नाइट्रेशन। सोना नहीं बच्चों, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मत करना। देखना तो पड़ेगा ही आपको अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि आप परेशान हो चुके हो इस लॉकडाउन से, नहीं तो कोचिंग में आके पढ़ते। चलो नाइट्रेशन देखिए बच्चों। तो नाइट्रेशन में क्या होगा बच्चों, सेम है नाइट्रेशन भी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे मान लो ये क्लोरीन है, बस आपको याद रखना है कि नाइट्रेशन परफॉर्म कराने के लिए हमें क्या लेना होता है। पहले तो हम ये देख लेते हैं, सॉरी नाइट्रेट मैंने आपको सब ये 11th में सब पढ़ा रखा है, अगर आपको याद हो। मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में ही इसलिए करा दी थी कि आप यहाँ जाके मेरे को परेशान ना करो, बट मुझे पता है कि आप लोग इतने प्यारे हो कि आप लोग मुझे परेशान करे बिना खुशी नहीं होगे, ठीक है ना। चलो तो नाइट्रेशन किसके थ्रू कराते हैं बच्चों, याद करो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर किस किस का मिक्सचर होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, ये नाइट्रेशन परफॉर्म कराता है, ये बात ध्यान रखना। और नाइट्रेशन में किसका एडिशन होता है, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप का एडिशन होता है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन होता है, जो भी कहो। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये आपने लिया मान लो हेलोजन क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करें नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। नाइट्रेटिंग मिक्सचर आप जानते हो क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से कराई। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना, जैसे जो HNO3 होता है, देखो HNO3 कैसे बिहेव करता है, ध्यान से देखना, HNO3 कैसे बिहेव करता है। देखो क्या ये HNO3 है कि इसमें एक H है, एक N है और 3 ऑक्सीजन है, HNO3 कुछ ऐसे तरीके से बिहेव करता है। ये वाला पार्ट जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है और ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है। वही सिमिलर बात होगी, क्या होगा, पहले पैरा पोजीशन को चेक करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता ही आपको होता है बेंजीन रिंग में, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और H और OH मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ, प्रोडक्ट। वाटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, NaCl लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है, मतलब वो काम के प्रोडक्ट नहीं है अपने। एक ऑर्थो पे बनेगा और एक पैरा पे बनेगा, ये वाला होगा पैरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला माइनर। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा नाइट्रेशन किसके थ्रू होता है, बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो क्या होता है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। और मैंने आपको एकदम प्रैक्टिकली समझाया कि HNO3 टूटता कैसे है, NO2 प्लस OH के फॉर्मेट में, OH यहाँ से रिप्लेस हो जाता है H और OH, और NO2 को आप क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक। तीसरा है सल्फोनेशन, तीसरा है बच्चों सल्फोनेशन। तीसरा है बच्चों सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चों, सल्फोनेशन क्या होगा बच्चों, सल्फोनेशन में क्या क्या, पहले तो रिएजेंट क्या यूज करते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो पहले रिएजेंट कौन सा यूज होता है, ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2H2O7, या फिर यूज कर लो क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओलियम या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों सेम ही चीज होती है। और इसमें कौन सा ग्रुप एडिशन होगा, एडिशन ऑफ SO3H, SO3H ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, SO3H ग्रुप अटैच होगा। अब देखो बच्चों कैसे होगा, फटाफट देखो बच्चों, ये रही आपका क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन कराई आपने किससे, H2SO4 से। अब देखो H2SO4 या फिर आप लिख लो ओलियम से कराई। बस इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, टूटेगा कैसे, H2SO4 टूटेगा कैसे, ये टूटेगा SO3 और OH, सॉरी SO3H और OH, दिख रहा है आपको H2SO4, ये वाला पार्ट होगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, ये वाला पार्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। ये हाइड्रोजन के साथ कौन सा रिप्लेस करेगा, ये वाला पार्ट रिप्लेस करेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा पैरा पोजीशन पे SO3H और एक हो जाएगा बच्चों ऑर्थो पोजीशन पे SO3H। ये वाला होगा बच्चों आपका मेजर और ये वाला होगा आपका बच्चों माइनर। अभी मैं IUPAC नेमिंग क्लास में ही कराता हूँ, यहाँ नहीं करा पाऊंगा वीडियोस में, प्रॉब्लम ये है, ध्यान समझने की कोशिश करना,
थोड़ा बहुत मैंने कराई थी, बट एग्जैक्टली पूरी की पूरी एक होलिस्टिक मैनर में आपकी क्लासेस में ही हो पाएंगी, इधर नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करता हूँ यूपीएससी नेमिंग में, आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पे मैं आपसे कैसे इंटरेक्ट करूँ बताओ? मोबाइल से ऐसे तो है नहीं कि मैं अंदर घुस के और अपने वर्चुअल रियलिटी या फिर कोई ऐसी खतरनाक चीज़ आ गई कि आपके मोबाइल के अंदर या फिर कैमरे के अंदर आके और आपको मतलब आपकी कॉपी चेक कर लो। ठीक है, चलो बच्चों, तो बच्चों देखते हैं अब आगे, इससे आगे क्या है। हमने ये देखा सल्फोनेशन देखा। सल्फोनेशन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओलियम से रिएक्शन कराएंगे, SO3H आपका अटैच होगा और वो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिप्लेस होगा। मेजर वाला पैरा ही होगा, क्यों? क्योंकि स्टेबल है, बस इतनी सी बात याद रखो। ठीक है, चलो चौथी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चौथी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो बच्चों, आप अगर 11th के अपने नोट्स उठा के देखोगे तो आपको ये सारी रिएक्शंस आपके 11th के नोट्स में भी दिख जाएंगी। ठीक है, तो आपको तो टेंशन लेनी ही नहीं है, मैं तो पहले ही पढ़ा चुका हूं एक तरह से, जो 11th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो चौथी रिएक्शन है बच्चों, कौन सी रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, वीआईपी रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब वीवीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट, पी मतलब तो पर्सन होता है, बट हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझने की कोशिश करना क्या है इस रिएक्शन में, क्या है बच्चों समझने की कोशिश करना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो पार्ट्स में होती है। ठीक है, दो पार्ट्स में होती है। एक होता है इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक होता है बच्चों आपके पास कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। दो पार्ट्स में होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसी होती है रिएक्शन। मान लो मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, एल्काइलेशन में आपको एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, आपको रिंग में कौन अटैच करना है बच्चों, एल्काइल ग्रुप। तो आपने क्या किया, यहां लिया आपने CH3Cl, इंपॉर्टेंट ये लिखना मत भूलना, एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि इसके बिना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अधूरी है। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आपने रिएक्शन परफॉर्म कराने की कोशिश की, और हुआ क्या बच्चों, यहां पे वही बात, ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो यहां लगेगा कौन बच्चों, CH3, ये होगा मेजर, और माइनर कौन सा होगा बच्चों, बस ये हो गया आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये हो गया बच्चों आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब हम देखते हैं बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन कराने के लिए हम दो रिएजेंट लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था CH3Cl, यहाँ पे अगर चाहो तो पहले ग्रोन से ग्रुप को अटैच करना है आपको, एसिटाइल ग्रुप को अटैच करना है। एसिटाइल ग्रुप ये होता है, यहाँ पे आपने मिथाइल ग्रुप को अटैच किया था, CH3 को अटैच किया था, यहाँ आप एसिटाइल ग्रुप को अटैच करोगे। तो एसिटाइल ग्रुप को अटैच करने के लिए आप दो चीज़ें ले सकते हो, या तो लोगे आप CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, या फिर CH3COOCO CH3। याद करो ये स्ट्रक्चर हम बहुत बार देख चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो या तो हम लेंगे एसिटाइल क्लोराइड या लेंगे बच्चों हम क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। दोनों ही ग्रुप्स में आप देखोगे कि दोनों ही ग्रुप्स में CH3CO प्रेजेंट है। तो हमारा मेन कंसर्न यही है, हमें CH3CO के मदद इसको क्या करना है, अटैच करवाना है कहाँ पे बच्चों, बेंजीन रिंग पे। अब देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखना। इधर वाला बोर्ड यूज कर लेता हूं मैं, देखो ये आपके पास क्लोरीन, आप इसकी रिएक्शन कराओगे CH3COCl से, या फिर दूसरे से करा लो, या फिर CH3COOCOCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा लो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये लिखना मत भूलना। बस क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगेगा रिस्पेक्टिवली, CH3CO ग्रुप लगेगा, तो CO CH3 लिख दिया मैंने इसको। और माइनर कौन सा बच्चों, जब कहाँ लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा। ये हो गया माइनर, ये हो गया मेजर। इनके IUPAC नेमिंग हम बाद में देखेंगे, पहले तो आपको इतनी बात समझ में आई क्या। और बचा हुआ जो पार्ट है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, H के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो यहाँ और यहाँ से निकला है।
तो इस वाले H के साथ अगर ये वाला पार्ट में ये निकल गया तो H के साथ क्या इंटरेक्ट करेगा, ये, तो क्या बनेगा HCl। और अगर ये वाले से आपने इसकी रिएक्शन कराई तो इसके साथ कौन सा पार्ट इंटरेक्ट करेगा, ये। समझ में आया ये क्यों किया, क्योंकि CH3CO ग्रुप तो लग गया, तो बचा कितना CH3COOH, तो क्या बन गया CH3COOH। तो ये बच्चों ये आपकी हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन हो गई। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो आपको इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, CH3Cl याद रखना है एल्काइलेशन में, और एसिटाइलेशन में CH3COCl या फिर CH3COOCH3 एसिटिक एनहाइड्रेट। ठीक बच्चों, चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अगली और लास्ट रिएक्शन है आपकी, मतलब लास्ट तो क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। एक रिएक्शन विद मेटल्स भी देख लेते हैं, 2 रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल सी है। बस ये आज चैप्टर आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका, 2 वीडियो भी लगेंगे, मैंने लंबा वीडियो लगा दिया थोड़ा, इसी में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, बस ध्यान से देखना। लास्ट टॉपिक है बस बच्चों, बस थोड़ा सा फोकस कर लो थोड़ी देर और कोशिश क्या करो जब मैं प्रीमियर बना रहा हूँ वीडियो तभी देखो, ठीक है, नहीं तो आलस आता है। फालतू में स्पीड बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, ध्यान रखना। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम प्लेबैक स्पीड बढ़ा देंगे बाद में, प्लीज़ उसके चक्कर में मत रहो, रेगुलरिटी पे फोकस करो। वो 5-10 मिनट बचाने से कुछ नहीं होने वाला बच्चों आपको। अभी लॉकडाउन का फेज़ है, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। आप सिर्फ क्या करो, प्रीमियर के टाइम पे देखोगे तो आपकी क्लास का रूटीन बैठा रहेगा, नहीं तो फिर आप अपनी मर्जी से देखते हो, तो कभी लेट के देखते हो, कभी खड़े होकर देखते हो, कभी बैठ के देखते हो, तो वो रेगुलरिटी मैच नहीं करती है। प्रीमियर बन गया है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला वीडियो आपने अब तक मेरे हिसाब से देख ही लिया होगा, तो उस वीडियो में मैंने आपको आपके टाइम स्लॉट्स बता ही दिए, तो बस टाइम स्लॉट्स पे आओ, कॉपी में देखो, कॉपी पेन लो और फटाफट वीडियो देख के और नोट्स लिखना भी चालू करो। जितना अच्छे से आप प्रिपरेशन चालू करोगे उतना ही आपका पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियोस को जो प्रीमियर टाइम है, जो टाइम आपका है, उसी टाइम देखो, और कुछ प्रॉब्लम आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो बेझिझक, ठीक है। मैं भी वहीं पे रहता हूँ लाइव चैट पे, अगर आप लाइव चैट पे कुछ टाइप करोगे तो आई होप मैं देख ही लूँगा, ठीक है। चलो हम इधर देखते हैं फटाफट। तो रिएक्शन ऑफ एरर लेड विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एरर लेड विद मेटल्स बहुत सिंपल सी है। बस 10 मिनट का समय और दो, बस मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ। रिएक्शन ऑफ एरर लेड विद मेटल्स कैसे होगी बच्चों, पहली रिएक्शन आपने देखी है विद Mg, विद मैग्नीशियम, बहुत आसान रिएक्शन थी, याद करो। आपने देखी है विद मैग्नीशियम, क्या रिएक्शन थी याद करो, बेंजीन रिंग लेनी है आपको, बेंजीन रिंग लेनी है क्लोरोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन करानी है आपको किससे, इसकी रिएक्शन करानी है आपको Mg से। यहाँ पे ब्रोमो ले लो क्योंकि फिर वो अच्छा वाला प्रोडक्ट बनेगा। और क्या बनता है याद करो, MgBr बनता है, MgBr RMgX याद करो। सेम यहाँ पे R की जगह बेंजीन ग्रुप हो गया, बट बाकी तो MgX ही बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एरोमेटिक Gr। वहां बनता था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, यहाँ पे क्या है एरोमेटिक MgX, तो इसका नाम हो जाएगा एरोमेटिक Gr। तो एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा सिंपल सा, जैसे वहां हो रहा था सेम वही होगा, बस यहाँ ये ग्रुप चेंज हो गया और कुछ चेंज नहीं हुआ। वहाँ R ग्रुप था और यहाँ बेंजीन ग्रुप लग गया। तो विद Mg क्लियर हो गया। दूसरा देखो विद Na, ये भी आप पहले ही देख चुके हो, एक बार देख लो। लास्ट रिएक्शन है विद Na। तो देखो जैसे आपने वहां वुड्स रिएक्शन देखी थी वैसे ही रिएक्शन होगी, सेम रिएक्शन होगी, बस हल्का सा फर्क होगा, और फर्क क्या होगा, सिर्फ R ग्रुप का। देखो जैसे मान लो ये आपके पास है Cl + 2Na, ध्यान देखो, आप समझ रहोगे मेरे हिसाब से, मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बनाया, Rx + 2Na + Rx NaX, यहाँ NaCl निकल गया देखो, और दोनों बेंजीन ग्रुप यहाँ लग गए। बहुत सिंपल से है, जब दो बेंजीन ग्रुप एक साथ लगते हैं, बेंजीन ग्रुप एक साथ लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल। बाइफिनाइल बच्चों या फिर डाइफिनाइल। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, उसका नाम था वुड्स रिएक्शन, इसका नाम है क्या, फिटिग रिएक्शन। फिटिग, फिटिंग नहीं,
फिटिक रिएक्शन, FITTIG, फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में हल्का सा फर्क है, वो है सिर्फ ग्रुप का। जब एलिफैटिक ग्रुप लगेगा तो होगा वो वुड्स रिएक्शन, और जब एरोमेटिक ग्रुप लगेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक और वुड्स में डिफरेंस समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। चलो हाँ, आपने याद करो वुड्स के साथ मैंने एक चीज बताई थी आपको, मिक्स वुड्स। जब एक कार्बन का एल्काइल हाइड और 2 कार्बन का एल्काइल हाइड ले लें तो मिक्सचर बनता है, याद करो। वो मिक्सचर कैसे बनता है याद करो, एक एक का, दो दो का, एक दो का, याद करो मैंने आपको पूरा एक स्टोरी भी समझाई थी, वो लड़के लड़की में डिशुम डिशुम का कंपटीशन हो जाए तो सेम। अब हम क्या कर रहे हैं, वुड्स को और फिटिक को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वुड्स को और फिटिक को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखना मैं क्या करना चाह रहा हूं अगली रिएक्शन में, CH3Cl + 2Na + Cl बेंजीन रिंग। समझने की कोशिश करना क्या हुआ। अब एक तो है आपका CH3Cl, एक है आपके पास बेंजीन पे Cl। अब जब डिफरेंट ग्रुप हो जाए तो क्या होंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। मिक्सचर मतलब या तो यही इससे ही वुड्स कर ले, या यही इससे फिटिक कर ले, या फिर आपस में मिल जाए। 3 प्रोडक्ट समझ में, समझने की कोशिश करना, क्या पता आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है मिक्स वुड्स का तो सिंपल सा है, देखो अगर एक CH3Cl का मॉलिक्यूल दूसरे CH3Cl के मॉलिक्यूल साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH3। एक सेकेंड, अगली बात ध्यान से सुनना, अगर एक बेंजीन रिंग का मॉलिक्यूल दूसरे बेंजीन रिंग के मॉलिक्यूल से बन जाए तो क्या बन जाएगा बच्चों, बाइफिनाइल। और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा क्या है बच्चों, अगर एक CH3Cl एक बेंजीन रिंग से बन जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों। क्या ये पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है आपको, क्या ये पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ रही है, तीनों पॉसिबिलिटी, सॉरी बीच में, बट ध्यान से देखो, ये CH3Cl2Na + बेंजीन पे Cl क्या बनेगा, अगर ये मॉलिक्यूल इसी से इंटरेक्ट करे तो ये बनेगा, ये मॉलिक्यूल इसी से इंटरेक्ट करे तो ये बनेगा, सॉरी हाँ ये बनेगा, और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करे तो ये बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है बच्चों। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर में बच्चों कहीं पे प्रॉब्लम आई होगी तो बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को वापस से देखना है, आपको शायद से सब चीज़ें समझ में आने लग जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।